गाइस, जब भी मैं आपको किसी भूत प्रेतों की कहानियां सुनाता हूं तो सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्या आती होगी? यही ना कि क्या ये सारी बातें सच्ची है या झूठी है या फिर मनगढ़ंत है, बस जस्ट अ फिक्शन थिंग। मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभार कि जब भी मैं कोई भी भूत प्रेतों की कहानियां सुनता हूं अपनी टीम से, जब मैं सुनता हूं, सो आई ऑलवेज आस्क देम कि भाई ये सच्ची है कि झूठी है। एंड दे आर लाइक समटाइम्स कि भाई सच्ची है। कभी वो लोग कहते हैं कि हो सकता है अमान भाई कि लाइक अलग अलग फेस है। लेकिन कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो भूत प्रेतों की हो भी ना हो, लेकिन वो सुन के मुझे डर लग जाता है। कहाँ पुटता हूँ मैं। हम लाइक भाई ऐसी चीज़ें दुनिया में हो रही है लाइक जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में, मूवीज़ में देखते हैं, वो सारी चीज़ हकीकत में हो रही है हमारे इर्द गिर्द। ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब मानो या ना मानो, लेकिन ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे देश में ना एक जगह पे एक ऐसी औरत का जन्म हुआ था जिसने लिटरली सबको शॉक करके रख दिया था। जब वो पहली बार बोलना शुरू करी थी तो उसने कहा था कि मुझे अपने घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। गाइस, ये सुनने में, सिर्फ इतना सा सेंटेंस सुनने में आपको जितना गलत लग रहा है या फिर आपको जितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, ये उससे भी ज़्यादा पेचीदा है। आप अंत तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितनी डरावनी है और कितनी ज़्यादा सच्ची। मुझे पता है कि आप सबको गेमिंग करने का, मौज मस्ती करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन क्या आपने पेरी मैच के नए गेम कॉइन ट्रेन के बारे में सुना है? गाइस, ये सच में गेम चेंजर है एंड अभी आज के समय में हर कोई इस गेम से जीत रहा है। एंड गाइस, ये वाला गेम अभी आया है तो इसके विनिंग के रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई है। अभी इस गेम को ट्राई करने का बेस्ट टाइम है, आपको इस गेम को मिस नहीं करना चाहिए। तो क्यों ना गाइस आप अपना लक खुद आजमाएं और खुद देखें। गाइस, ये जीतने का सबसे आसान तरीका है। गाइस, आपको इसमें एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस शुरू करो और देखोगे कैसे विन्स रोल करते हैं। गाइस, मैंने ऑलरेडी कुछ ऑसम विन्स हिट किए हैं, अब आपकी बारी है। गाइस, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है पेरी मैच को तो फिर आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में जाना है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको पेरी मैच को ज्वाइन कर लेना है। एंड गाइस, न्यू कमर्स के लिए 1,05,000 इंडियन रुपीज का वेलकम बोनस भी है। सो गाइस, देर मत करो, पेरी मैच को इंस्टॉल करो और कॉइन ट्रेन खेलो जहां हर कोई विनर है। चलो शुरू करें। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये साल था 1926 जब हमारे देश के आगरा शहर में एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम था शांति देवी। वही जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, एक नॉर्मल बच्चे की जैसी ज़िंदगी होती वैसी ही उसकी भी ज़िंदगी जा रही थी। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये थी कि उसके जन्म के 4 सालों तक वो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी या फिर पता नहीं मौन रहना पसंद करती थी, बात ही नहीं करती थी। लेकिन उसके चौथे जन्मदिन के वक्त उसने पहली बार अपने लाइफ में बोला। पहली बार एक बच्चा क्या शब्द निकालता है, माँ, बाप, ये सारे शब्द वो यूज़ करना पसंद करता है। लेकिन इन शांति देवी के जो पहले शब्द थे वो थे पति, बच्चे, ये सारे शब्द थे उनके। इनके जो पिता थे बाबू रंग बहादुर माथुर, वो एक तरफ खुश भी थे, एक तरफ वो दुखी भी हो रहे थे कि मतलब इसने चलो पहली बार बोला तो बोला, लेकिन ये क्या कह रही है कि इसके पति है, बच्चे है, ये सब कुछ क्या है। उसके जन्मदिन के बाद से वो हर रोज एक ही बात दोहराती रहती थी कि मुझे मेरे पति से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। उसका कहना ये था कि उसके बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। और सबसे ज़रूरी बात, उसने कहा था कि मेरा नाम शांति देवी नहीं लुगदी देवी है, तो मुझे इस नाम से बुलाया करिए। और अब धीरे धीरे उसके माँ बाप ये बात समझ चुके थे कि शांति कोई भी मजाक नहीं कर रही है, ये कुछ तो बात अलग है। जैसे जैसे समय बीतता गया शांति देवी ने और भी ज़्यादा डिटेल्स देनी शुरू कर दी थी। डिटेल्स मतलब जस्ट एक बच्चा है, छोटी बच्ची है और वो इतने बड़े बड़े लोगों की तरह बात कर रही है। उसके माँ बाप लिटरली घबरा रहे थे इन बातों से। शांति देवी का कहना था कि हम मथुरा में रहा करते थे, मैं, मेरे पति, हम वहाँ पे रहा करते थे, बहुत अच्छी जगह है मथुरा। वो कहती थी कि हम लोग वहाँ पे भर भर के मिठाइयाँ खाते हैं, लाइक बहुत खुश रहती थी मैं वहाँ पे, मुझे वहाँ पे जाके छोड़ दो। जब भी शांति की माँ उसे जब भी तैयार करती थी तो वो ना बार बार ये बात कहती थी कि मुझे ना उस तरीके से ही तैयार करो जिस तरीके से मैं हुआ करती थी मथुरा में। उसकी माँ भी घबराती रहती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि क्या ये सच भी कह रही है, कि क्या है ये, एक छोटा बच्चा इतनी सारी बातें कैसे कह रहा है। जब वो और भी डिटेल्स देना शुरू कर दी थी, वही वाली बात कहती थी कि उसके पति का नाम केदारनाथ है, मथुरा में जिसके साथ वो रहती थी। बार बार उन्हीं लोगों के बारे में वो बात करती थी। लेकिन जो शांति के जो पिता थे बाबू रंग,
वो ना यूली बात को मानने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं थे कि ये एक पुनर्जन्म का केस है। वो नहीं मानते थे इस चीज़ को बिल्कुल भी। अब ये एक बार की बात है जब शांति अपने घर से भाग निकली एंड वो सीधा भाग के मथुरा जाने वाली थी, लेकिन उसको बीच ही रास्ते में पकड़ लिया। ये चीज़ और भी ज़्यादा पेचीदा हो उससे पहले लाइक शांति के जो माँ बाप थे उन्होंने शांति की टीचर से बात किया, संपर्क किया कि क्या ये सारी बातें जो ये हमसे करती, क्या ये स्कूल में भी ऐसी बातें करती है। तो शांति के टीचर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसी बातें करती है। वो कहती है कि मुझे मथुरा जाना है, मुझे अपने पति के पास जाना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करती रहती है। हमें लगता था कि मजाक कर रही है, लेकिन घर पे भी ये सारी बातें करती है, तो थोड़ा तो अजीब है। फिर शांति के जो टीचर थे लाला चंद, उन्होंने ये वाली चीज़ का फैसला लिया कि भले जो भी है, कितनी भी बात आगे बढ़ जाए, उससे पहले मुझे ये वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड उसी दिन वो निकल गए मथुरा के लिए। मथुरा में निकले एंड वो हर जगह पे केदारनाथ नाम के लड़के को ढूंढने लग गए, आदमी को ढूंढने लग गए। एंड वो नहीं मिला। हर जगह पे उन्होंने छानबीन किया, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। लाइक हर एक बातें उनको याद थी कि जो शांति ने कहा था कि केदारनाथ किस तरीके से दिखता है, कहाँ पे काम करता है, कपड़ों की दुकान में काम करता है, हर एक चीज़ उसको याद थी। लेकिन फिर भी ना जो उसके टीचर थे वो अभी हार मान गए थे कि नहीं मिल रहा है, ठीक है जाने दो। फिर वो बस निकलने ही लग रहे थे बस में, बस वो चढ़ने जा रहे थे कि उन्होंने बाजू में देखा कि एक कपड़े की दुकान है वहाँ पे। उन्होंने सोचा कि चलो अभी निकलना ही है तो एक आखिरी बार मैं नज़र मार के जाता हूँ। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जैसे कि सेम टू सेम जैसे कि शांति ने बताया था। गोरा चेहरा, माथे पे तिलक और गाल पे एक मस्सा। मतलब शांति बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही थी, सच कह रही थी वो। जब ये बात केदारनाथ चौबे को पता चली कि शांति देवी ही उसकी मृत पत्नी की पुनर्जन्म है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसको यकीन नहीं हो रहा था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब लाला चंद ने बाकी बातें भी बताई तो फिर वो कह रहा था कि हाँ ये सारी बातें तो सच्ची है, लेकिन उसने बोला कि जब तक मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता। और लाला चंद भी कह रहा था कि बिल्कुल आपको आना चाहिए यहाँ पे और आपको आके देखना चाहिए। लेकिन केदारनाथ थोड़ा सा परफेक्ट माइंडेड था, शार्प माइंडेड था। उसने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा तो फिर वो पहचान जाएगी मुझे बहुत जल्दी से और शायद से अपना आपा खो सकती है वो। तो उसने क्या किया केदारनाथ ने कि अपने भाई को भेजा, अपने कज़न भाई को भेजा। फिर कांजीमल मान गया, ठीक है मैं जाता हूँ और मैं जाके देख के आता हूँ कि क्या ये पुनर्जन्म का कोई केस है कि नहीं। जब लाला चंद और कांजीमल जब जा रहे थे बस में, तो वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, क्या ये सीरियसली एक पुनर्जन्म का केस है या फिर बस एक सुनी सुनाई बातों को वो बार बार दोहराई जा रही है। फिर उसके बाद जैसे ही ये दोनों वहाँ पर पहुँचे तो फिर जल्दी से एकदम फटाक से मान गई शांति देवी कि हाँ यही है वो कज़न इसके भाई का, ये उसका देवर है। जल्दी से उसने पहचान लिया। फिर उस वक्त ना लाला चंद ने कहा कि अब ये हो गया ना, सो अभी आई गेस द नेक्स्ट स्टेप यही होगा, हमारा अगला कदम यही होगा कि अभी केदारनाथ को यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा इसके सामने, तब जाके अभी हम मान सकते हैं। फिर केदारनाथ अपने बेटे नवनीत के साथ दिल्ली में पहुँचे और ये वाला साल था 1935, जब शांति देवी कुछ 9 साल की थी। ये दोनों वहाँ पे पहुँचे, कांजी और उसके साथ साथ केदारनाथ। लेकिन जब तक ये उसके घर पे गए थे तो फिर वो कह रहे थे कि ये उनका भाई नहीं है, मतलब ये केदारनाथ नहीं है, ये उनका ही भाई है लेकिन ये केदारनाथ नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया सबके सामने। लेकिन जब शांति आई उन दोनों के सामने, कांजी और केदारनाथ के सामने, तो फिर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगी, एकदम शर्माने लगी। फिर वो अचानक से एक छोटे से ऐसे कोने में जाके वो बैठ गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अरे ये केदारनाथ नहीं है, ये कोई और है, ये मेरा दूसरा भाई है, ये केदारनाथ नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती क्योंकि यही है मेरे पति, यही है केदारनाथ, यही है जिसके बारे में मैं इतने समय से बात कर रही हूँ। एंड उसको पहली बार केदारनाथ ने शांति की तरफ देखा एंड देखने के बाद कहा कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। गाइस सोचिए ना कि एक 9 साल की बच्ची वो सारी चीज़ों का दावा कर रही है जो कि एक 9 साल की बच्ची को पता भी नहीं होगा, एक ऐसे इंसान का दावा कर रही है जो कि उसके घर से एकदम मीलों दूर है, उनके बारे में उनको पता भी नहीं है, लाइक उसके माँ बाप को तो उसका इल्म भी नहीं होगा छोटा सा,
और उसको सारा ज्ञान है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन उसका पति है कौन नहीं है, देखते ही पहचान गई, झूठ तक पहचान गई वो। सोचिए। फिर केदारनाथ और शांति देवी एक छोटे से ऐसे कमरे में चले गए, वहाँ पे जाके वो लोग बातचीत करने लगे। लेकिन शुरुआत में शांति देवी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद माहौल एकदम नॉर्मल सा हो गया, नॉर्मल कन्वर्सेशन होने लग रहा था। फिर केदारनाथ ने कहा कि मैं अभी भी मान नहीं पा रहा हूँ कि तुम ही मेरी पत्नी हो, कि तुम उसका पुनर्जन्म हो, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बोला वो तो मैं ही हूँ। चलो ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप बताना कि क्या वो सच है कि नहीं। उसने पहला सवाल पूछा कि जब मैं पेट से थी तब मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही थी, तो आप मुझे अस्पताल लेकर गए थे, राइट। फिर केदारनाथ ने कहा हाँ, बात तो सही है। फिर उसने कहा कि जब मैं पेट से थी तब तुम वहीं के एक किसी नर्स के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, हाँ या ना। फिर थोड़ा हिचकिचाने के बाद केदारनाथ ने कहा हाँ, ये भी बात सही है। फिर शांति देवी ने कहा कि अगर आप ये बात भी मानने के लिए तैयार ना हो, अभी भी अगर आप ये बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो ये सुनिए। जब मुझे एथराइटिस हो गया था एंड हम लोग इंटरकोर्स नहीं कर पाते थे, इंटीमेट नहीं हो पाते थे, तो हमको अलग अलग पोजीशंस यूज़ करना पड़ता था वो इंटरकोर्स करने के लिए। क्या ये बात सच है कि नहीं। ये वाली बात सुनने के बाद केदारनाथ दंग पड़ गया था। उसने कहा कि ये बात तो और किसी को पता भी नहीं है, हमारे और हमारे पत्नी के अलावा, ये कैसे हो सकता है। वो शॉक हो चुका था। फिर उसने आखिरकार में मान लिया था कि ये शांति देवी नहीं बल्कि उसकी पत्नी लुगदी देवी ही है। लेकिन अब क्या, केदारनाथ भी अभी ये वाले एकदम गहरे सोच में चले गए थे कि भले ही ये मेरी पत्नी हो, लेकिन क्या मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए। क्या लोग भी ये वाली बात देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या इतने बड़े उम्र वाले आदमी के साथ हम एक 9 साल की बच्ची को कैसे रहने दे सकते हैं। फिर केदारनाथ ने भी बहुत ज़्यादा सोचा है, उसने कहा कि नहीं, मुझे मथुरा चले जाना चाहिए। एंड जब ये बात शांति देवी ने सुना तो फिर उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, वो एकदम उदास हो गई, बहुत एकदम मायूस हो गई थी ये बात सुनने के बाद। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी, उदासी का कारण तो एकदम लाजमी था शांति देवी का, लेकिन उस वक्त ना उसके लिए एक तूफान खड़ा हो रहा था उसके इर्द गिर्द। महात्मा गांधी जी को ये बात पता चल गई थी कि एक ऐसी बातें हो रही है आगरा में, ऐसी बातें हो रही है। तो फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, शांति देवी को मेरे आश्रम में लेके आओ और 15 लोगों की हम लोग कमेटी बिठाते हैं। उसके बाद मैं उनसे सामने से पूछताछ करना चाहूँगा कि क्या बोली बात सच है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म की बातें हम लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। क्या ये बात सच में हुआ है या नहीं है। महात्मा गांधी जी इस चीज़ को इंटेरोगेट करने वाले थे। अभी उस कमेटी ने ये बात तय की कि हम शांति देवी को मथुरा लेके जाएंगे। वो कभी बचपन से लेके अब तक मथुरा गई ही नहीं है, और वो जो कहती है कि वो लुगदी देवी है जो कि मथुरा में रहा करती, तो हम उनको वहीं पे उन्हीं गलियों में लेके जाएंगे और देखते हैं कि उनका हाव भाव कैसा है। वो जैसे ही मथुरा की उन गलियों में गई उन कमेटी मेंबर्स के साथ, तो वो हर एक चीज़ को पहचानने लग गई। यहाँ पे इसका घर है, वहाँ पे उसका घर है, हर एक चीज़ एकदम सही थी। यहाँ पे ये दुकान है, वहाँ पे वो दुकान है, हर एक चीज़ एकदम सही थी। या हालांकि उन्होंने अपने जेठ को तक पहचान लिया। वहाँ पे जेठ मतलब उनके पति केदारनाथ के बड़े भाई को अच्छे से पहचान लिया। ये सारी बातें देखने के महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे ये बात मानने के लिए कि हर एक चीज़ 100% सत्य है। तो दिस इज़ द ट्रुथ। हो सकता है कि हमारे देश का सबसे फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड रेनकार्नेशन का प्रूफ हो सकता है। दिस इज़ द केस, और यही चीज़ हुई। लेकिन जो इंसान एक बार मर चुका है, क्या उसने मोक्ष का रास्ता थोड़ा भी क्रॉस किया होगा, आफ्टर लाइफ क्या उसने थोड़ा भी देखा है, क्या ये हो सकता है। तो जब शांति देवी से ये सब चीज़ों के बारे में बात करी जा रही थी कि उनके मरने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं मर चुकी थी उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। लेकिन 1936 को सुशील बोस नाम के एक इंसान ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने ये वाला सवाल भी मेंशन किया था, पूछा था उनसे कंसिडर करने के लिए कि मरने के बाद आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। उन्होंने कहा कि योली बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। शांति देवी ने कहा कि जब मेरी मौत हो रही थी उस वक्त मैं देखा कि मेरे आसपास धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा उजाला होने लग गया, एकदम उजाला हो गया। फिर उन्होंने कहा कि 4 भगवे रंग के कपड़ों में 4 आदमी आए मेरे पास, इंसान आए मेरे पास, एंड वो मुझे वहाँ से उठा के लेके चले गए। फिर मुझे कहीं पे तो जाके रखा गया, यहाँ पे एक सिंहासन में मैं देख सकती थी कि कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, एंड उनके ही इर्द गिर्द में एक लंबे दाढ़ी वाले एक इंसान बैठे हुए थे, जो कि हर किसी के अच्छे बुरे कामों के बारे में बातचीत कर रहे थे, अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लंबे दाढ़ी वाले थे वो शायद से चित्रगुप्त हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं कि मेरे जन्म के वक्त क्या हुआ, लेकिन मेरे मरने के बाद जो हुआ वो यही था।
मगर एक चीज़ ना इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक चीज़ मुझे पर्सनली समझ में नहीं आई कि लेकिन जब लुगदी देवी का जब मौत हुई तो उनके साथ ये सारी चीज़ें कैसे होने लग गई कि वो किसी भूत प्रेत में क्यों नहीं बदल गए, वो क्यों नहीं उस चीज़ में तब्दील हो गए। एंड जैसे कि एक आत्मा का दूसरे शरीर में जाना ये भी बहुत ज़्यादा लाइक अनएक्सपेक्टेड है। लाइक ये मैंने कभी सुना नहीं इन चीज़ों के बारे में जो कि इस जगह पे हुआ है। ये बातें ना इसलिए मिस्ट्री है, इसके लिए इन चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी एंड मिस्ट्री टाइप के वीडियोस कहते हैं क्योंकि इनका सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, ये बस सुनने में अच्छी लगती है। एंड अगर आपको ये वाली कहानी भी अगर आपको सुनने में अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ अगर आपको ऐसे और कहानी सुनने हैं कि नहीं है अबाउट रीइंकार्नेशन, अबाउट सच मिस्टीरियस स्टोरीज। अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।